Hello everyone, welcome to the 27th April 2026 करंट अफेयर्स क्विज। इस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए क्वेश्चन रेलिवेंट है। हर एक क्वेश्चन के बाद आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कर सकते हैं या फिर अपने पास एक जगह लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है चीता के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है चीता के पास फुल्ली रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं जिससे वो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ चढ़ सकता है और ये उसको दूसरे बिग कैट्स यानी कि टाइगर लायन से अलग बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट है फीमेल चीता जो है सोशल एनिमल्स हैं और परमानेंट ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं जिसे कोएलिशन कहा जाता है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था उसमें लिखा था फुल्ली रिट्रैक्टेबल नहीं है, सेमी रिट्रैक्टेबल क्लॉज है। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट जो है फीमेल चीता जनरली सॉलिटरी रहती है, मेल चीता जो है वो कोलिशन बनाते हैं। ओके, अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए और बेहतर तरीके से हंट करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। Which of the following countries does not share a border with Nigeria? नाइजीरिया के साथ कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ऑप्शंस हैं नाइजर, चैड, कैमरून, माली। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माली। सो नाइजीरिया जो है वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, उसके लैंड बॉर्डर्स कुछ इस तरह है। नॉर्थ में वो नाइजर से उसका लैंड बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट में चैड है, ईस्ट में कैमरून और वेस्ट में बेनिन और साउथ में अटलांटिक ओशन है। और माली जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, लेकिन वो नाइजीरिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। उसके बीच में नाइजर और बुर्किना फासो कंट्री आती है जिससे माली उससे सेपरेट है। तो थर्ड क्वेश्चन है इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को लेके जो महासागर विजन है उससे रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से 4 में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है टू प्रमोट कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ थ्रू रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड, टू एस्टैब्लिश अ मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर कनेक्टिंग द इंडियन ओशन विद द मेडिटेरेनियन सी। Third, to conduct deep sea mining operations for rare earth elements in the central Indian Ocean basin. And D, to replace all existing bilateral naval exercises with a single multilateral framework. So इसका right answer है option A, to promote collective security and growth through regional maritime cooperation and coordination. महासागर विजन जो है उसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो इंडिया का एंगेजमेंट उसके अदर जो कंट्रीज जो है आसपास इंडियन ओशन के आसपास जैसे श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने के लिए एक या फिर एक उनके साथ एंगेजमेंट करने के लिए एक ये इनिशिएटिव है। और इसके अंदर में कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं जैसे कि एक्सरसाइज मिलान 2026 और IONS यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गोगाबी लेक इज ज्योग्राफिकली सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पे वो मर्ज हो रही है। सो गोगाबी लेक जो है ज्योग्राफिकली सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस और प्रॉक्सिमिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स? फर्स्ट है कोसी एंड गंडक, बी है गंगा एंड महानंदा, सी सोन एंड पुनपुन, डी घाघरा एंड सरायू। तो यानी कि गोगाबी लेक इनमें से कौन सी 2 रिवर से कॉन्फ्लुएंस में यानी कि कौन सी 2 रिवर जहां पे मर्ज होती है वहां पे गोगाबी लेक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा एंड महानंदा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। गोगाबी लेक कहां पर लोकेटेड है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार में, जहां पे कई सारी हिमालयन और प्लेन्स फेड रिवर्स हैं। और गंगा रिवर उसके साउथ में है, गोगाबी लेक के साउथ और ईस्ट में, और महानंदा उसके नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपीडा के रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें से लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स एक्सपोर्टर्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ फीस।
Statement B, fixing of standards and specifications for the scheduled products for the purpose of exports. Option C, statement C, providing direct subsidies to farmers for the cultivation of traditional paddy varieties. And option D, improving the packaging marketing of the scheduled products outside India. So इसमें से कौन सा एपीडा के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट गलत है या नहीं है वो उसके लिए? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि एपीडा का काम है कि वो फार्मर्स के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करे, उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करे। बेसिकली हार्वेस्ट हो जाने के बाद उनके प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, बाहर एक्सपोर्ट करना है, उस तरीके से एपीडा हर तरीके से हेल्प करता है। सो एपीडा यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देता फार्मर्स को। ओके, तो यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एपीडा बेसिकली एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई डायरेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फार्मिंग सब्सिडी एजेंसी नहीं है। ओके, और बेसिकली किसान को जो सब्सिडीज मिलती हैं वो कुछ ऐसी स्कीम्स के तहत मिलती है जैसे पीएम किसान है या परंपरागत कृषि विकास योजना है। ओके, और एपीडीए का कोर फंक्शन है एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस एंड एनहांसिंग द ग्लोबल ब्रांडिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6, fortified rice kernel FRK is increasingly seen as a solution to hidden hunger. So in this context, consider the following statements. First, fortification का मतलब बेसिकली ये है कि फूड में कुछ केमिकली ऐड करना जो उसे और ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है। ठीक है, जैसे सॉल्ट में अक्सर आयोडीन ऐड किया जाता है तो वो उसको फोर्टिफाई करता है। फोर्टिफाई का इंग्लिश मीनिंग होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, फोर्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द फूड और वर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। Second, the extrusion process ensures that the micronutrients are chemically bonded to the starch, preventing loss during washing. Statement 3, FRK is indistinguishable from natural rice in terms of shape, size and cooking properties. So इसमें से कौन से statements correct हैं? So first तो करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3। सो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। सो बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब ऐड किए जाते हैं, एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, where rice flour is mixed with a premix of vitamins and minerals and then shaped into rice like kernels. However, the nutrients are not chemically bonded to starch. Instead, they are physically embedded within the kernel matrix. यानी कि न्यूट्रिएंट्स को केमिकली बॉन्ड नहीं किया जाता स्टार्च से, इंस्टेड फिजिकली एम्बेड किया जाता है कर्नल मैट्रिक्स में। और इनको न्यूट्रिएंट लॉस से बचाने के लिए ड्यूरिंग वॉशिंग एंड कुकिंग कोटिंग टेक्निक्स एंड स्टेबलाइजेशन मेथड्स आर यूज्ड, बट कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ लॉस इज नॉट गारंटीड। सो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। Question number 7, which one of the following best describes the geographic and political significance of the Ungoth river? ये रिवर मेघालय में पाई जाती है और इससे रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय। ऑप्शन बी, इट फॉर्म्स अ नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एट डॉकी। सी, इट इज द ओनली रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। And option D, it is the site of the first organic floating market in South Asia. So इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। न्यूज में आपने कभी एक ऐसी रिवर देखी होगी, ये रिवर इतनी क्लीन और इतनी ट्रांसपेरेंट रहती है कि इस पे जब बोट फ्लोट करती है तो बोट की शैडो दिखती है नीचे ग्राउंड पे। सो ये रिवर कहीं ना कहीं देखी होगी सोशल मीडिया पे कि रिवर इतनी साफ है, इतनी क्लीन है मेघालय में कि जब बोट फ्लोट करती है तो क्लीनली उसकी शैडो दिखती है ग्राउंड में। सो इट इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज। डॉकी बॉर्डर क्रॉसिंग पे ये मेघालय और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है और बांग्लादेश में इसको शहरी गोयन रिवर कहा जाता है। और रिवर फेमस अपनी बोट राइड्स के लिए, जैसे कि पहले अभी मैंने बताया था, और इनक्रेडिबल अंडर वाटर विजिबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को लेके जो अभी हाल ही में इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट की गई है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। सो QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू एंश्योर दैट एनी अटेम्प्ट एट ईव्सड्रॉपिंग मतलब किसी को
छुपके से सुनना, बिना उसके जाने उसकी बातें सुनना, इसको ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं. So QKD uses the principles of quantum physics to ensure that any attempt at eavesdropping is immediately detectable. Second, in entanglement-based QKD protocols, measuring the state of one photon instantly determines the state of the other. And statement 3, QKD requires specialized optical fiber and cannot be deployed over existing telecommunications infrastructure. So इसमें से कौन सा statement correct है? So वन बाय वन ट्राई करते हैं. आई थिंक स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट है. ओके, ये गलत हो गया. सो आई थिंक ऑप्शन बी ट्राई करके देखते हैं. 2 and 3 वो भी गलत हो गया. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 and 2. सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. QKD relies on the principles such as the observer effect and quantum uncertainty. ओके, सो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करता है. ये स्टेटमेंट 1 सही है. Statement 2, in entanglement based QKD, two photons are entangled such that the measuring one instantly determines the state of the other, regardless of distance. Correlation is used to generate secure cryptographic keys. Statement 2 भी सही है. और statement 3 गलत था. उसमें लिखा हुआ था कि उसको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन ये गलत है. QKD does not necessarily require specialized optical fiber. While dedicated dark fibers improve performance, QKD can be implemented over existing telecom infrastructure. यानी कि existing telecom infrastructure पे अप्लाई किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 9, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन 1995 के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. कोपेनहेगन डिक्लेरेशन 1995 was a landmark UN agreement that shifted global policy towards people-centered social development. Statement 2, established that economic growth, social justice, and environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development. So, which one of the following is correct in respect of the above statements? So, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का राइट एक्सप्लेनेशन है. सो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट 1995 में अडॉप्ट किया गया था और हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिस्कोर्स में, क्योंकि पहले सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा था और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, इस पे ध्यान दिया जा रहा था. लेकिन इसके बाद सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी एरेडिकेशन, सोशल इंक्लूजन, इन सबको भी एक नेशन के डेवलपमेंट नैरेटिव में इंक्लूड किया गया. एंड दिस 1995 फ्रेमवर्क मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का फाउंडेशन रखा, जो आगे जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए. और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपको कमेंट में टाइप करके बताना है. मैं आपको एक हिंट देता हूं, इट इज मोर देन 15 बट लेस देन 20. तो आपको कमेंट में टाइप करके बताना है कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. लास्ट क्वेश्चन, question number 10, the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu case is often cited in the context of defining the basic structure of the constitution, establishing the collegiate system for judicial appointments, statement C, regulating the announcements of freebies and election manifestos, and statement D, granting statutory status to the model code of conduct. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. सो बेसिकली इलेक्शंस के आसपास जब भी कोई पार्टी अनाउंसमेंट करती है फ्रीबीज का मतलब होता है कि जैसे हम आपको इतने पैसे दे देंगे. जैसे कई सारी स्कीम होती है ना, कि जैसे लाडली बहन योजना, लाडली दीदी योजना, जिसमें बेसिकली फ्री भी है, आपको बिना किसी मेहनत के आपको पैसे दिए जाएंगे किसी स्कीम के तहत. तो ये सारी स्कीमों के अनाउंसमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये केस का जिक्र किया जाता है. So it is a landmark judgment regarding electoral ethics. The Supreme Court observed that although promises in a manifesto do not technically constitute a corrupt practice, okay, कोई corrupt practice नहीं है कि अगर आप इलेक्शंस के आसपास मैनिफेस्टो में फ्रीबीज डिक्लेयर करते हैं, ओके, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, लेकिन फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन या अनाउंसमेंट वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है.
सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इसके तहत कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करो सो दैट, और उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट बनाओ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट डे का करंट अफेयर्स क्विज भी जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू।